सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करेंगे। ऐसा विषय, ऐसा टॉपिक जिस पर जिसको सभी को पता होना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स एजुकेशन से रिलेटेड हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, बीए डेमेट कर रहे हैं, सबको पता होना चाहिए और हम लोगों को इसकी फिक्स नॉलेज होती है। बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं लेकिन उसको हम टोटलिटी नहीं पढ़ते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि हम इस टॉपिक को आज समझ लें कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के को अगर हम पीछे से देखना चाहें, उसका इतिहास देखना चाहें शैक्षिक मनोविज्ञान का, क्या है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शैक्षिक मनोविज्ञान से पहले हमको थोड़ा सा मनोविज्ञान पर जाना होगा, है ना। हम तुरंत एजुकेशनल साइकोलॉजी पे नहीं जा सकते क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी की ब्रांच है। तो साइकोलॉजी क्या है, ये सब हम नहीं पढ़ेंगे कि मन का विज्ञान है, वो फिर माइंड हो गया, फिर सोल हो गया, बिहेवियर हो गया, ये सब नहीं पढ़ेंगे। ये सब बुक्स में लिखा हुआ है। मैं वो बताने की कोशिश कर रही हूँ जो जनरली हमको बुक्स में नहीं मिलता है। ठीक है। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज ए relatively young science with its experimental roots as late as in 19th century। मतलब कि रिलेटिवली यंग साइंस है, मतलब नया विज्ञान है। कैसे नया है? मतलब बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो उसके पहले से पढ़े जा रहे हैं, उनके कंपैरिजन में नया है। और ये 19वीं शताब्दी में ही इसकी बात शुरू हुई है, यानी कि 1800 समथिंग में पहली बार साइकोलॉजी पे बात की गई। तो बहुत लेट है उस हिसाब से, है ना। तो और क्या, इसके पहले हम एक बार लाइन क्या जोड़ सकते हैं कि फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। साइकोलॉजी पहले फिलोसफी का ही हिस्सा था और बाद में बहुत लेटर स्टेज में 1800 समथिंग समथिंग में इसको एक सेपरेट डिसिप्लिन की संज्ञा दी गई, कोशिश की गई इसको सेपरेट करने की फिलोसफी से। अच्छा, कौन लोग थे जिन्होंने ये काम किया? टू मेन working in the 19th century are generally credited as being the founders of psychology as a science and academic discipline that was distinct from philosophy, है ना। कह रहे हैं कि दो आदमी थे 19वीं शताब्दी में जो ये काम कर रहे थे, जिनको ये क्रेडिट दिया जा सकता है कि हम उनको साइकोलॉजी का फाउंडर कहें। क्यों कहें? क्योंकि उन्होंने उसको एक साइंस या एकेडमिक डिसिप्लिन की संज्ञा दी और उसको विशिष्ट बनाया। किससे विशिष्ट बनाया? फिलॉसफी से। कौन नाम है उनके? देयर नेम्स वर विल्हेम वुंट एंड विलियम जेम्स। आई नो कि हम सभी जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में जहाँ पे वो हमको एजुकेशनल साइकोलॉजी बताता है, इनके नाम आते हैं, लेकिन उसको इस तरीके से नहीं मिलता है हमको, है ना। विल्हेम वुंट एंड विलियम जेम्स। तो विल्हेम वुंट, इन्होंने क्या किया? ये 1832 से 1920 इनका कार्यकाल है। प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ये किताब इन्होंने लिखी 1873 में। सोचिए कब लिखी गई है, कितनी पुरानी है। और बात क्या करते हैं ये, इन्होंने क्या देखा, क्या पाया? ही व्यूड साइकोलॉजी एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है वैज्ञानिक अध्ययन है। इसका वैज्ञानिक अध्ययन है कॉन्शियस एक्सपीरियंस का, यानी कि हम आप जो अनुभव करते हैं, जो चेतन में अनुभव करते हैं, हम चेतना के साथ अनुभव करते हैं, उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन ही मनोविज्ञान है। ये सब कुछ इन्होंने जिक्र किया अपनी 1873 की बुक में, जिसको कि फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। और जो सबसे खास इनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है, और कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इस पे मिल जाता है कि पहले इसको सुन लीजिए क्या है। ही एस्टैब्लिश्ड हिज साइकोलॉजी लैबोरेटरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग इन 1879। सवाल पूछते हैं, किसने बनाई थी 1879 में पहली है, ये बात ध्यान रखने होगी, यहाँ लिखा नहीं है कि पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है जो 1879 में गठित हुई है। किसने बनाई है? विल्हेम वुंट ने बनाई है। किस यूनिवर्सिटी में बनाई है? यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग में बनाई है। इसका मतलब कि 3 प्रश्न बन गए इसी लाइन से कि पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग सन 1879 में बनाई किसने? विल्हेम वुंट ने। 4 हो गए बल्कि, है ना। ये सवाल अक्सर पूछते हैं, तो इन्होंने फिलॉसफी से साइकोलॉजी को अलग करने का श्रेय इनको जाता है। इसलिए इनको और इनके जो विलियम जेम्स जो इनके समकालीन हैं, समकक्ष हैं, उनको फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। विलियम जेम्स, देखिए इन्होंने क्या किया। 1842 से 1910 इनका कार्यकाल रहा। फर्स्ट अमेरिकन, कार्यकाल मतलब जन्म मृत्यु लिखा हुआ है। फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, मतलब आप कह सकते हैं कि अमेरिका में इनके पहले कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हुआ था, इनको पहला अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। और इन्होंने क्या कहा? पर्पस ऑफ साइकोलॉजी
टू स्टडी द फंक्शन ऑफ बिहेवियर इन द वर्ल्ड। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो क्या है? अध्ययन करना है। किसका? व्यवहार का। व्यवहार के फंक्शन का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान का उद्देश्य है, और इसको फंक्शनलिज्म कहा गया। अब हम इसको इज्म के परिप्रेक्ष्य से अभी नहीं देखने रहे हैं, क्योंकि अगर हम इज्म के हिसाब से चलेंगे, विल्हेम वुंट हो जाते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, फिर विलियम जेम्स हो जाते हैं फंक्शनलिज्म, फिर आ जाता है बिहेवियरिज्म, फिर आता है कॉग्निटिविज्म, फिर आता है कंस्ट्रक्टिविज्म, और लेटर ऑन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसमें वाइगॉट्स किया जाते हैं। तो हम उस परिप्रेक्ष्य में भी बात नहीं करें, उस परिप्रेक्ष्य से भी आप हिस्ट्री को देख सकते हैं। किसकी? एजुकेशनल साइकोलॉजी की। फिर इन्होंने कहा, विलियम जेम्स को आप फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी भी मान सकते हैं, और फाउंडर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी इनको माना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में भी बात की। ये कह रहे हैं उस वक्त 1800 से 19वीं शताब्दी में ये शिक्षा को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्वायर्ड हैबिट्स ऑफ कंडक्ट एंड टेंडेंसीज टू बिहेवियर, यानी कि अर्जित की हुई जो आदतों का संगठन, जो कि हमारे व्यवहार और हमारे प्रवृत्तियों को सुनिश्चित करता है, वही क्या है? शिक्षा है। तो शिक्षा कुछ और नहीं है बल्कि एक्वायर्ड हैबिट्स ऑफ कंडक्ट एंड टेंडेंसीज टू बिहेवियर का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी हमारे व्यवहार, हमारा कंडक्ट, जो अर्जित आदतों का संगठन ही शिक्षा कहलाता है। ये विलियम जेम्स 19वीं शताब्दी में ये बात कर रहे हैं, इसलिए ये फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी भी जाते हैं, फाउंडर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी इनका नाम लिया जाता है। और इन्होंने बात देखी क्या कही है? टॉक्स टू टीचर्स ऑन साइकोलॉजी। क्यों हम उनको एजुकेशनल साइकोलॉजी से भी जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये साइकोलॉजी की बात तो कर रहे हैं, टीचिंग की भी बात कर रहे हैं। और हमने ये बात यहाँ बताना जरूरी नहीं समझा, सभी जानते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या। साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को हम एजुकेशन में अप्लाई करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बना सके, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है। इसीलिए हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में लर्निंग पढ़ते हैं कि सीखना कैसे है। पहले हम ये जान जाएं कि सीखता कैसे है बच्चा, तभी तो हम उसको बेहतर सिखा पाएंगे। हम इंटेलिजेंस पढ़ते हैं कि हमको पता हो हमारे छात्र की बुद्धि क्या है, डिफरेंट IQ लेवल्स के हिसाब से हमको अपनी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी में चेंज करना है। क्या गिफ्टेड चाइल्ड है तो उसको अलग तरीके से शिक्षा देनी है, अगर बैकवर्ड है तो अलग तरीके से देनी है। फिर हम पर्सनैलिटी पढ़ते हैं कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, पहले ये हमको पता होना चाहिए। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती हैं, ये पहले टीचर जानेगा, तब तो वो अपने स्टूडेंट्स में उसको देख पाएगा, ऑब्जर्व करेगा, और उसके लिए डायग्नोस्टिक और रिमीडियल एक्शन उसके लिए करेगा, है ना। इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का पूरा स्कोप, एक पूरा पुराना वीडियो मेरा स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पे भी है, आप उसको देख सकते हैं, कि सब कुछ टीचर लर्नर्स के इर्द गिर्द घूम रहा है ना। क्योंकि साइकोलॉजी ने ही हमको सिखाया है कि जो शिक्षा है वो टीचर सेंटर्ड से लर्नर सेंटर्ड कर दी है। तो ये 1899 में ये बात कर रहे हैं कि टॉक्स टू टीचर्स ऑन साइकोलॉजी, कि मनोविज्ञान पे शिक्षकों से बात की जाए। इसीलिए इस पुस्तक को कंसिडर द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी, इसको मनोविज्ञान की पहली टेक्स्ट बुक कहा जाता है, टॉक्स टू टीचर्स ऑन साइकोलॉजी। इसीलिए ये फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी भी है, फाउंडर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी इनका नाम लिया जाता है, वन ऑफ द मेन फाउंडर्स। ओके, देन अब हम आ जाइए, आप एजुकेशनल साइकोलॉजी पे आ जाइए, कि हमने साइकोलॉजी को फिलॉसफी से अलग किया, और फिर कैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी से अलग होती है। देखिए, इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अच्छा आप ज़्यादातर हम लोग साइकोलॉजी का जो भी पढ़ते हैं, आपका ये डीवी हुए, स्टैनले हॉल और फ्रांसिस गाल्टन, और मोस्टली जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, या वो कहीं से आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। आप उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, है ना। तो इन द यूनाइटेड स्टेट्स psychology was linked to education and teachers from its inception, means कि जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में साइकोलॉजी की बात चल रही थी, तो वो अपने उद्भव के समय से ही वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, यानी कि कहीं शिक्षा और शैक्षिक मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान को ये अलग अलग कर ही नहीं रहे। ये कह रहे हैं कि मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव ही इस तरीके से हुआ, लर्नर, टीचर, टीचिंग, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी उसके साथ ही साथ इमर्ज हो रही है। ये खास बात। दूसरी क्या, कि एजुकेशनल साइकोलॉजी ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द एक्सपेरिमेंटल एंड एम्पिरिकल वर्क ऑन एसोसिएशन एंड सेंसरी एक्टिविटी बाय द इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इन लोगों ने काम किया, अपना एक्सपेरिमेंटल एम्पिरिकल वर्क किया, एसोसिएशन पे किया, सेंसरी एक्टिविटी पे किया। कौन लोग ये काम कर रहे थे? सर फ्रांसिस गाल्टन, बहुत नाम आपने सुना होगा इनका, एंड द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जी स्टैनले हॉल। अब जी स्टैनले हॉल को हम एडोलेसेंट में भी पढ़ते हैं, जब हम एडोलेसेंस को पढ़ते हैं कि स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज है, हम इनका जिक्र करते हैं। तो ये जो गाल्टन महोदय और ये हॉल महोदय
उस वक्त ये सब बातें कर रहे थे और शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव हो रहा था। 1883 में इनकी किताब आई, द कंटेंट्स ऑफ चिल्ड्रंस माइंड्स। देखिए बच्चों के दिमाग में क्या विषय वस्तु चल रही है, ये सब कुछ ये लोग सोच रहे थे इतने साल पहले, और आज तक भी हम लोग अपनी टीचिंग लर्निंग को मतलब एकदम अप टू द मार्क नहीं कर पाए हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं पाइनियर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, है ना। ये शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन से वो लोग हो गए जिनको हम आज तक पढ़ते पढ़ाते हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है। देखिए ये चीज जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, ये मुझे खुद ही बहुत लेट पता चला और मैं बड़े आश्चर्य में पड़ जाती हूँ कि क्यों हमारी कक्षाओं में, क्यों हमारी टेक्स्ट बुक में, क्यों हमारे पढ़ने लिखने की अप्रोच में ये चीज इस तरह से नहीं बताई जाती। आई हैव डाउट कि हम में से कितने लोगों को पता होगा कि जॉन फ्रेडरिक हर्बार्ट जो हैं वो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाए जाते हैं। मुझे जान नहीं पड़ता है, मैंने अपनी किसी किताब में इसको पढ़ा, हो सकता है लेटर बुक्स में इंक्लूड हो गया हो बहुत दिनों से। अब तो नेट पे मैटर पढ़ लिया जाता है, किताबें तो कम पलटी जाती हैं। तो ये मुझे बहुत ही रोचक लगा, इसलिए मैंने कहा जरूर मैं आपके संग शेयर करूं, सबको पता होना चाहिए कि जॉन फ्रेडरिक हर्बार्ट जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक इनको माना जाता है। अच्छा, हम ये सोच रहे होंगे कि हर्बार्ट कौन, लेकिन आप ये देखिएगा, आप ये हर्बार्ट को बहुत बार पढ़ते हैं। अभी मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ हम लोग हर्बार्ट को पढ़ते हैं। एंड फाउंडर ऑफ पेडागोजी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, इसमें भी इनका नाम जुड़ा है कि इन्होंने पेडागोजी को भी एकेडमिक डिसिप्लिन की को बनाने में, स्थापित करने में मदद किया, सहायता की, शुरुआत की, और शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक तो इनको कहते ही हैं। फिर इन्होंने क्या बात की, ही बिलीव, ये विश्वास करते थे दैट लर्निंग वाज इन्फ्लुएंस्ड, कि हम अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं या अधिगम प्रभावित होती है इससे, बाय एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट एंड द टीचर। यानी कि स्टूडेंट की लर्निंग कैसे इन्फ्लुएंस होगी, जब वो विषय में रुचि रखेगा और टीचर में रुचि रखेगा। सॉरी सॉरी फिर देखिए, मैंने आपसे बात की थी ना कि हम हर्बार्ट को पढ़ते हैं। जितने भी बच्चे बीएड कर रहे हैं ना, जब हम लेसन प्लानिंग करते हैं तब हम हर्बार्ट पढ़ते हैं, क्योंकि हमको बताया जाता है हर्बार्ट के हर्बार्टियन स्टेप्स, हर्बार्ट के स्टेप्स, फॉर्मल स्टेप्स, लेकिन तब वो हमको ये बताता नहीं है कि यही फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हैं और इन्होंने ही पेडागोजी को एक एकेडमिक डिसिप्लिन बनाया। ये देखिए, ये 5 स्टेप्स की बात की जाती है, ये सब बीएड वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। यहीं पे जब वो प्रिपेयर करने आते हैं तो हम क्या करते हैं, होता है ना कि आपको पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछना है, इसी से निकल के आता है क्या, थ्योरी ऑफ ए परसेप्शन। कह रहे हैं ये, हम ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि हर्बार्ट जो है वो थ्योरी ऑफ ए परसेप्शन से जुड़े हुए हैं। इन्होंने ये परसेप्शन की थ्योरी या परसेप्टिव मास की बात की थी, और इसका संबंध किससे है कि बालक को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर हम पढ़ाएंगे तो जो कनेक्शन बनेगा, जो ए परसेप्टिव मास होगा उसके कॉन्शियसनेस में, वो ज़्यादा पुख्ता होगा। ये सारी बातें हमको कहीं कहीं बिखरी मिलती हैं और इसको जोड़कर हम नहीं जान पाते, इसलिए हम कई तरीके की जानकारियों को आधा अधूरा जानते हैं। ये नहीं मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सब जानते हैं ना, प्रिपेयर करना पहले बच्चे को, फिर प्रेजेंट करना, फिर एसोसिएट करना पुराने उससे, फिर जनरलाइज करना और फिर एप्लीकेशन करना, ये 5 स्टेप सभी जानते हैं। ओके, फिर अल्फ्रेड बिने, हम अगर साइकोलॉजी की बात करें, एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें, और अल्फ्रेड बिने को कैसे भूल सकते हैं। बिने साइमन टेस्ट सभी जानते हैं, 1857 से 1911 है इनका हिसाब। फिर पब्लिश्ड मेंटल फटीग इन 1898, 1898 में इनकी किताब आई मेंटल फटीग। अच्छा, जब भी आप इंटेलिजेंस का चैप्टर उठा के पढ़ते हैं और जब आप इंटेलिजेंस टेस्टिंग पढ़ते हैं और फिर हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग पढ़ते हैं, तो वहाँ लंबा चौड़ा हमको अल्फ्रेड बिने के बारे में मिलता है। क्या कि ये अपने कलीग हेनरी साइमन के संग इन्होंने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया, बेटर नोन एज बिने साइमन टेस्ट, जिसको बिने साइमन टेस्ट कहा जाता है। अच्छा, इसके पीछे थोड़ा सा कहानी ये है कि इनको बुलाया गया और ये था कि बहुत सारे मतलब कि कैसे हम एडवांस लर्नर को स्लो लर्नर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन्होंने टेस्ट बनाया। इसीलिए इन्होंने ये बताया था कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो एडवांस लर्नर हैं, उनको आप अलग पढ़ाइए, और स्लो लर्नर के लिए स्पेशल स्कूल की बात की थी। इसका मतलब कि ये स्पेशल स्कूल को लाने वाले आप कह सकते हैं कि अमेरिका में थे, फ्रांस की हैं, ये पेरिस में बात हो रही है ना, ये सब हाँ फ्रांस के हैं। तो ये
इंक्लूसिवनेस और इंक्लूसिविटी के खिलाफ थे। आप ये भी समझ सकते हैं कि जब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं तो शुरुआत में तो स्पेशल स्कूल्स ही थे, फिर इंटीग्रेटेड स्कूल आया और फिर इंक्लूसिव एजुकेशन आया। तो शुरुआती कंसेप्ट है एकदम, इसलिए स्पेशल एजुकेशन की बात इनके टेस्टिंग और इनके सेग्रीगेशन से निकल कर आई और ये टेस्ट बिने साइमन टेस्ट कहलाया। अच्छा, एक और खास बात जो आपको इनके बारे में जाननी चाहिए कि इन लोगों ने जो टेस्ट बनाया उसमें ऊपर से वो आइटम्स चाहे जितने भी डिसिमिलर दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये था कुछ उसमें कॉमनैलिटी थी कि बच्चे अगर एक पोर्शन सही कर रहे थे तो दूसरा पोर्शन भी सही कर रहे थे, है ना। ये जो फाइंडिंग निकल कर आई उससे चार्ल्स स्पीयरमैन ने कुछ निकाला। क्या निकाला उसने? ऑन द बेसिस ऑफ इट चार्ल्स स्पीयरमैन हाइपोथेसाइज्ड, इन्होंने हाइपोथेसिस बनाई कि दैट देयर मस्ट बी अ सिंगल अंडरलाइंग कंस्ट्रक्ट ऑल ऑफ दीज आइटम्स मेजर। तो इसने यहाँ से ये चीज निकाली कि कोई ना कोई एक ऐसा कंस्ट्रक्ट है जो सब में कॉमन थ्रेड की तरह से काम कर रहा है, और इसी को इन्होंने जी या कॉमन जनरल इंटेलिजेंस जनरल फैक्टर की संज्ञा दी, जो हम स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर, वो भी सब जानते हैं, इसलिए उसका जिक्र यहाँ नहीं करेंगे। फिर जॉन डीवी को इतना पढ़ते हैं ना हम लोग, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन तब भी हम लोग कुछ ना कुछ छूट जाता है जॉन डीवी के बारे में पढ़ने से। देखिए, हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इन द यूनाइटेड स्टेट। यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, आप कोई सी टेट या कुछ इस तरीके का एग्जामिनेशन देते हैं तो अक्सर कोई सवाल प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जरूर रहता है, और आई थिंक मैंने हमेशा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के सवाल गलत किए हैं। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के मतलब ये बोल रहे हैं नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, इस पॉलिसी पर इनका प्रोग्रेसिव एजुकेशन बेस्ड है। यानी कि हम किसी को सोशियो इकोनॉमिक सेग्रीगेशन के हिसाब से, किसी भी सेग्रीगेशन के हिसाब से हम उसके संग भेदभाव नहीं करेंगे, बल्कि कोई भी बालक छूटना नहीं चाहिए। इस पॉलिसी पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन की नींव रखी गई है। और कहाँ कहाँ ये जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ इनका नाम आता है, क्या क्या इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी के क्षेत्र में? साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो कंस्ट्रक्टिविज्म ये है कि हर छात्र अपनी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद करता है। अब खुद करने में फिर इसके कई भाग हो जाते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जहां वाइगॉट्स्की आते हैं, वो कहता है कि सोसाइटी, कल्चर, ये सब बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं इस कंस्ट्रक्टिविज्म में, जबकि साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो सोसाइटी के एंगल को उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जॉन डीवी ने तो एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस कहा है, जॉन डीवी ने तो सोसाइटी को ध्यान दिया है, लेकिन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वाले ज्यादा सोसाइटी का एंगल मानते हैं। इन्होंने कहा एजुकेशन शुड बी स्टूडेंट ओरिएंटेड रादर देन सब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना। जो शिक्षा है वो छात्र केंद्रित होनी चाहिए, विषय केंद्रित नहीं होनी चाहिए। और ये इनकी बहुत फेमस बुक है हाउ वी थिंक, 1910 में आई, हम कैसे सोचते हैं। इसमें इन्होंने कहा, उस वक्त ये कह रहे हैं 100 साल से ज्यादा पहले, कि material should be provided in such a way that is stimulating and interesting to the student, and it must encourages thought process and problem solving ability। ना, ये कह रहे हैं कि इस तरीके का हमको मटेरियल अपने छात्र को प्रस्तुत करना है कि वो उसको स्टिमुलेट करे, उसको इंटरेस्टिंग लगे, जिससे कि वो सोचने समझने की शक्ति उसकी विकसित हो, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विकसित हो। इसका मतलब ये मोटा मोटा क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हॉट्स डेवलप हो। हॉट्स का मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जब हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में हॉट्स और लॉट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो मतलब डीवी जो है वो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, डीवी जो है वो हाउ वी थिंक की बात करते हैं। अब डीवी से एक बहुत फेमस इनका कोटेशन है कि एजुकेशन इज द कंटिन्यूअस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, स्कूल इज ए मिनिएचर सोसाइटी, एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस, और एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। बहुत कुछ है इनका कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में और एजुकेशनल साइकोलॉजी में। और हमको ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि डीवी के ही शिष्य हुए किलपैट्रिक, और उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड को बनाया या चलाया। बहुत कुछ हम नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हमको छोड़ना पड़ता है। फिर पियाजे, ये पियाजे को तो हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पढ़ ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें जो हम पियाजे के बारे में बोलना भूल जाते हैं, जो हम ध्यान नहीं देते हैं। 1896 से 1980 इनका समय काल है, और ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू स्टडी सिस्टमेटिकली अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास पर सिस्टमेटिकली बात करने वाली ये पहले साइकोलॉजिस्ट हुए। ये इनका खास कॉन्ट्रीब्यूशन।
हम यहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे का पहले ही पढ़ चुके हैं। हम बात क्या करेंगे कि ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का मतलब कि ये वो मनोवैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि विकास जो है वो चरणबद्ध है। विकास पे बात की ना इन्होंने, लाइफ स्पैन में चाइल्ड का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे है इस पर बात की है। फिर जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट, इस पे मैं बहुत बल देना चाहूंगी क्योंकि ये चीज हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। हमको ये पता होता है कि पियाजे जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बात करते हैं, हमको पियाजे की स्टेजेस पता होती हैं, हमको उनका सब कुछ पता होता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पियाजे जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। पियाजे खुद अपने आप को जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट कहते थे। ही डिफाइंड हिमसेल्फ एज ही इज अ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। और किसको बोलेंगे जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट? हिज थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनकी जो संज्ञानात्मक विकास की थियरी है, जो सिद्धांत है, एंड एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू। और जो एपिस्टेमोलॉजी, अच्छा एपिस्टेमोलॉजी है क्या, सब जानते हैं ना, अब ये नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। फिलोसफी में क्या, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी चलता है ना, फिर एक्सियोलॉजी में इथिक्स। तो एपिस्टेमोलॉजी क्या है? उन्होंने कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट और एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू को दोनों को मिला के जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का नाम दिया है, इसीलिए ये अपने आप को जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट कहलाते हैं। क्यों? स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ नॉलेज। फिलोसफी की वो ब्रांच जो नॉलेज से डील करती है वही तो एपिस्टेमोलॉजी है ना। तो ज्ञान मीमांसा है ना, और एक्सियोलॉजी क्या है, मूल्य मीमांसा, और मेटाफिजिक्स क्या है, तत्व मीमांसा। तो ये चूंकि ओरिजिन ऑफ नॉलेज से कंसर्न है, ये जानना चाह रहे थे कि कैसे नॉलेज का कंस्ट्रक्शन जो है वो छात्र स्टूडेंट कर रहा है ड्यूरिंग हिज लाइफ स्पैन। इसलिए इन्होंने एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू और कॉग्निटिव डेवलपमेंट दोनों को जोड़ के अपने आप को जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट कहा, जिसमें इन्होंने किस पर बल दिया है, स्ट्रेसिंग द रोल ऑफ बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, जिसपे इन्होंने बायोलॉजी के रोल को ज्यादा स्ट्रेस आउट किया है। कैसे? ये कह रहे हैं ना कि 0 से 2 पहली स्टेज है, फिर 2 से 7, फिर 7 से 12, फिर 12 एंड अबव, इनका जो स्टेजेस चलती हैं, बायोलॉजी का ही तो इसमें रोल है। 2 से 7 साल का बच्चे में जो विकास हो जाएगा, फिर 7 से 12 साल के बच्चे में जो विकास हो जाएगा। इसलिए ये सोसाइटी के रोल को थोड़ा दरकिनार करके बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म पे इन्होंने ज्यादा बल दिया है। इसीलिए ये कंस्ट्रक्टिविस्ट तो कई कुछ हद तक है, लेकिन साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, सोशियोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं है। ठीक, एंड ऑफ स्लाइड शो।